अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार के पास दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, वो लोग सही से सोच नहीं पाते। बाकी पार्टियां दे रही हैं, उनसे उनका एक्चुअल विकास नहीं होता, उससे उनके व्यक्तित्व का ह्रास होता है। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सर पार्टी बनने के बाद अररिया का ये पहला दौरा है, नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा? सर बहुत पॉजिटिव रहा, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हुआ है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि सर सीमांचल में अगर बात करें तो सीमांचल में एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है सर, और अगर जनसुराज की बात करें तो जनसुराज के भी फिलहाल बोलबाला जो है सोशल मीडिया पर है, और साथ ही साथ अगर कहें तो शहरों तक है। अब गांव के जो वोटर्स है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग लोग हों, वो इलेक्शन के दौरान ये चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर। तो गांव तक अभी तो पहुंच नहीं है, फिर किस तरीके से इस चुनाव को आप साधेंगे सर? इसलिए ही मेरे यहाँ विजिट हुई थी, क्योंकि हमें गांव के लेवल तक अपना संगठन ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने समझा था, और चूँकि चुनाव अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, हर इंडिविजुअल गांव और बूथ के लेवल पर जो काम होना चाहिए उसकी तैयारी कैसे करें और क्या क्या किया जाए, वो रणनीति फाइनल करने के लिए हम लोगों ने सारे अधिकारियों से, चाहे वो जिला लेवल पे हो या अनुमंडल लेवल पे हो या प्रखंड लेवल पे हो, उन तक अपना संदेश पहुंचाया है। और मुझे आशा है कि बहुत जल्द हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर गांव-गांव में हमारे स्वयंसेवक, हमारे कार्यकर्ता मौजूद होंगे और लोगों को हमारा संदेश पहुंचेगा। सर उपचुनाव की बात कर ले तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी कहते थे कि मतलब चारों सीट वो जीत जाएंगे, और अभी भी बिहार विधानसभा 2025 की बात कर ले सर, तो उस चुनाव के बारे में वो कहते हैं कि 243 सीटों पर वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे और वो जीतेंगे भी। तो सर अगर उपचुनाव की बात करें तो रिजल्ट उतना फेवरेबल नहीं रहा सर, तो फिर आप विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखेंगे सर? उपचुनाव हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहा हो नंबर के टर्म्स में, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत रहा। हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और ये जानने का मौका मिला कि हमारी स्ट्रैटेजी में कहाँ कहाँ लूप होल है, और उन लूप होल को फिलअप करने का ही ये तरीका है जो हम हर ज़िले में, ज़िले के संयोजकों से, अपनी कमेटी से बात करने आए हैं। जहाँ तक 2025 का सवाल है, आप ध्यान दें कि 2024 के उपचुनाव में हमारे पास इफेक्टिवली 8 या 9 दिन का पीरियड था जब हमारे पार्टी का सिंबल मिला था, चुनाव चिन्ह। 1 नवंबर को हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला, 11 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया बंद हुई, उस बीच में दिवाली और छठ का भी प्रोग्राम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 दिन हमें मिले, और इन 8 या 9 दिनों में अगर हमने लगभग 70,000 लोगों को अपने चुनाव चिन्ह से वाकिफ़ करवा दिया, उनको याद करवा दिया कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप सोच सकते हैं अगर हमारे पास 6 महीने का समय मिले तो हम क्या गुल खिला सकते हैं। सर आपकी पार्टी कई सारी योजनाओं को लेकर के बात करती है सर, महिलाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की बात करती है, जबकि आरजेडी भी बात करती है माई बहन मान योजना, जिसमें 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, और ताकि महिलाएं सशक्त हो जाए, घर बार चलाने में आसानी हो जाए। तो क्या समझा जाए, फिर किसकी तरफ लोग जाएंगे? क्योंकि आप भी वही कह रहे हैं, आप भी एक तरह से जो है रेवड़ी बांट रहे हैं, उधर भी वो लोग बांट रहे हैं, तो कैसे डिफरेंस करेंगे इस लोग सर? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, आपके स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फॉल्ट है। हम जो कर रहे हैं वो रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं, हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ हम स्ट्रैटेजिकली दे रहे हैं। जो आपने महिलाओं की बात की, हमने महिलाओं के रोजगार की बात की, उनको अपने आप अपने पैरों पर खड़े होने की बात की, उनको फिनेंशियल ट्रेनिंग देने की बात की। जो रेवड़ियां बाकी पार्टियां दे रही हैं, उनसे उनका एक्चुअल विकास नहीं होता, उससे उनके व्यक्तित्व का ह्रास होता है, कमी होती है, क्योंकि वो पैसों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं।
हम जो दे रहे हैं उसमें महिलाएं चाहें तो 50,000 रुपया हर महीना कमा सकती हैं। यहाँ तो आपको 2,000 2,500 रुपए की रेवड़ी दी जा रही है। हम रेवड़ी नहीं देते हैं, हम स्ट्रैटेजी देते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, वृद्धों के लिए हो या किसानों के लिए हो। हम उन सबको अच्छी कमाई करने के लिए जरिया बताते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपकी कैसे मदद करें कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, जिससे कि आपको ये 4 किलो अनाज, 5 किलो अनाज और रेवड़ियों की जरूरत नहीं पड़े। आई होप कि आप समझ रहे हैं और हमारे दर्शक समझ रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप, कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न अभी भी है, आपकी पार्टी के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि वो मजदूरी देंगे, वो किसानों को सस्ते दरों पर वो मजदूरी उपलब्ध कराएंगे, मजदूर उपलब्ध कराएंगे। जी, ये कैसे होगा सर? बहुत आसान है। आप अगर मनरेगा को ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो जो काम मनरेगा के अंदर मिट्टी काट के डालना, फिर हटाना, फिर डालना होता है, उन मजदूरों को हम किसानों को दे देंगे और उनको मनरेगा की तरफ से दिन का खर्चा मिलेगा। तो किसानों के लिए तो वो मजदूर फ्री हो गए ना। बहुत आसान सी बात है। तो सरकार ये सब कर सकती है सर? बिल्कुल कर सकती है। उनको हमें जॉब देना है। अच्छा, मनरेगा के अंदर जो लोग हैं उनको हमें जॉब देना है। हम उनको जॉब कहीं भी दे सकते हैं। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार के पास दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। वो लोग सही से सोच नहीं पाते हैं। वो केवल जनता को लूटने का, जल्दी से जल्दी किस तरह से जनता को छोटी छोटी चीज देकर खुश कर दें और उनका वोट ले लें। समाज का विकास कैसे हो, व्यवस्था का परिवर्तन कैसे हो, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। नदियां यहां आपके इसी इलाके में हर साल बाढ़ लाती है या नहीं लाती है? बिल्कुल। आपको मालूम है हॉलैंड एक ऐसा देश है जो पूरा का पूरा देश समुद्र के लेवल से नीचे है। 400 साल पहले उन्होंने ये तरीका अपनाया कि समुद्र के नीचे रहकर भी वो कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और हमारे यहां नदियां हम इसको बांध नहीं सकते, वहां उन्होंने समुद्र को बांधा हुआ है। इस सरकार के पास दिमाग नहीं है, वो सोच नहीं सकते कि कैसे हम लोगों की रक्षा करें। तो आप सीमांचल में हैं सर, तो बाढ़ को लेकर के आपका क्या योजना रहेगा सर? वही तो हमने बताया, नदियों को अपने कंट्रोल में लाना हमारी स्ट्रैटेजी होगी। और हम वादा करते हैं अगर हमारी सरकार आई, जनता की सरकार आई, तो देखिएगा विद इन 5 years ये पूरा सीमांचल क्षेत्र बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। सर, आरजेडी की तरफ से मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कही जाती है, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कही जाती है, तो क्या आपकी पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है सर कि जिसमें जो बैकवर्ड इलाके हैं, बैकवर्ड जिले हैं, उसके लिए कोई खास योजना? सरकार अभी तक जो प्लान बनाती है, सीमांचल योजना, फलाना योजना, उसका क्या रिजल्ट निकला है आप हमें बताइए। 40 साल में क्या यहां की सिचुएशन बदली? तो हम जो करेंगे उसको इस तरह से ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। हमारा विजन डॉक्यूमेंट निकलने वाला है फरवरी मार्च के समय में। उसमें वो सारी चीज सिलसिलेवार ढंग से लिखी रहेगी कि हम क्या, किस सेक्टर में कैसे करना चाहते हैं, और उन योजनाओं के लिए को पूरा करने के लिए जो योजनाएं बनाएंगी उनके बारे में भी उसमें लिखा होगा। उसमें आप सब देखेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, इंडस्ट्री बिठाने की बात हो, बाढ़ को रोकने की बात हो, या शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, हर चीज के बारे में उसमें पूरे डिटेल्स में सिलसिलेवार ढंग से लिखा मिलेगा। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि आपकी पार्टी की उम्मीदवार अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हुआ है, फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा होना है जी, तो चुनेंगे कैसे सर? क्या जिनके पास पैसा ज्यादा होगा या क्या तरीका होगा? चुनाव की प्रक्रिया के लिए एक हमारे पास चुनाव कमेटी है जो हर उम्मीदवार के बारे में जांच परख करेगी, और जो लोग जन स्वराज पार्टी के नीतियों सिद्धांतों के अनुसार उपयुक्त पाए जाते हैं उनका चुनाव किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।